यस क्लास 8 आज हम अपने ग्रामर से पाठ विराम चिन्ह पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम किसे कहते हैं? विराम का मतलब होता है रुकना, कहीं पर भी आराम करना। हम जब लगातार चलते रहते हैं या बोलते रहते हैं तो थक जाते हैं, तो उस थकने के लिए जब हम आराम करते हैं उसको हम कहते हैं विराम। विराम यानी रुकना। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं विराम का अर्थ है रुकना। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और समय समय पर रुके तो सड़क के नियमों का उल्लंघन होता है ना। अगर ना रुके हम, जैसे कि आपका जेब्रा लाइन आ जाती है, आपका रेड लाइट आ जाता है, वहां पर अगर हम नहीं रुकते, उसको क्रॉस कर लेते हैं, चलते जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसका हम नियम तोड़ रहे हैं, इसका मतलब गलत काम कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम कुछ बोल रहे हैं और बिना रुके लगातार बोलते जाते हैं तो फिर क्या होता है, बिना तो हमारे जो भाव होते हैं, हमारे मन की बातें होती है, वो अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। हमें कुछ बोलना है लगातार। अब मैं अगर ये 1 मिनट देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को पढ़कर आप स्वयं जान गए होंगे कि बोलते समय बीच में रुकना कितना आवश्यक है। विराम चिन्ह के लगने के मात्र से भाव बदल जाता है अनेक बार। अगर मैं इस तरह से कंटिन्यूअस पढ़ रही हूँ तो आपको सुन करके कैसा अजीब सा लग रहा है ना, लग रहा है या नहीं? हाँ, तो अब यही चीज आपको देखना है कि जब हम कोई बात अपनी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहां पर हमें थोड़ी देर रुकना होता है, यानी विराम लेना होता है। विराम चिन्ह, उसी को हम कहते हैं विराम चिन्ह। अच्छा, अब हमारे ये जो विराम चिन्ह है हमारे वाक्यों का अर्थ बदल देते हैं, पता है आपको? देखिए, जैसे कि रोको मत जाने दो। जैसे आपके घर कोई आपका फ्रेंड आया है, आपकी मम्मी को उससे कुछ बात करनी है और मम्मी कहीं दूसरे कमरे में बैठी, तो आप बोलेंगी ना, बेटा अपने दोस्त को रोको, अभी मत जाने दो, मैं आ रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोको यानी कि उसको भी रोक लो, है ना? क्लियर? यस मैम। और अगर मैं इसी लाइन को बोलूं, ये जो कॉमा लगा हुआ है ये रोको के बाद लगा हुआ है, अगर मैं इसको रोको की जगह पर मत की जगह लगाती हूँ, रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ बदल गया ना। सेम वाक्य है, सेम शब्द लिखे हुए हैं, रोको मत जाने दो, यही 4 चीजें लिखी हुई हैं, इसी में एक कॉमा लगा हुआ है आपका खाली रोको के बाद। तो अगर रोको मत जाने दो, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया कि अभी उसको जाने मत दो। और अगर मैंने इस कॉमा को उठा करके, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर इस कॉमा को उठाकर मैं मत के पास लगा देती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये रोको मत जाने दो, है ना? पहले कॉमा के बाद इस लाइन को आपने क्लियर किया तो हो गया कि रोक लो उसको, और दूसरे वाले कॉमा का मतलब हो गया कि जाने दो। क्लियर हुआ आपको बात? यस मैम। तो कई बार इस विराम चिन्ह जो है इससे हमारे अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। एक बार जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटी सी घटना ही बताने जा रही हूँ कि जैसे कहीं रास्ते में जाते हुए, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं, है ना? चेन स्केचिंग, अभी आप लोगों ने सुना होगा, लोग सड़क चलते किसी भी महिला के गले में चैन या कुछ देख के कोई लोग छीन करके भाग जाते हैं। तो एक बार ऐसे कोई हादसा घटी, कोई बड़े ही बुजुर्ग से अंकल आंटी जा रहे थे रास्ते में, उनकी आंटी के गले से किसी ने चैन मतलब खींचा, अंकल घबरा गए एकदम से, उन्होंने रास्ते में चिल्ला के बोला रोको मत रोक, मतलब ऐसे चिल्ला के बोला, और फिर वो जो लोग थे रोकने वाले या पकड़ने वाले बीच में, वो उनकी बात को समझ नहीं पाए और चले। अगर उसी चीज को वो आराम से बोलते कि रोको उसको, तो वो रोक लेता है ना। तो यहाँ पर आपको हमारे जो विराम चिन्ह है हमारे कहने के भाव को भी बदल देता है, इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, विराम चिन्ह हमें कहाँ लगाना। अब देखा आपने, ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को पढ़कर आप स्वयं ही समझ गए ना कि बोलते समय बीच में रुकना कितना आवश्यक है। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। हाँ, विराम चिन्ह के लगने मात्र से हमारे मन के भाव बदल जाते हैं, मन मतलब भाव ही बदल जाते हैं, मन में अनेक भाव पैदा होते हैं, कभी दुख के, कभी घृणा के, और कभी कभी तो प्रश्न पूछने के, बोलो क्या कर रहे हो, ऐसे इन भावों को बिना रुके या बिना विराम चिन्हों के प्रकट किए नहीं किया जा सकता। जैसे श्याम ने राम से कहा, अब क्या कहा,
जब उसके आगे जो बात कहनी है वो स्पेशल बात है तो उसको हम इन्वर्टेड कामा में बोलेंगे और उसके आगे हम क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहा के बाद हम थोड़ा रुक रहे हैं, वहां योजक चिन्ह। अब जो बात कहा उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। आज रास्ते में एक ट्रक व बस की जबरदस्त टक्कर हुई, ये बात खास थी तो इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर। उसके बाद राजेश बोला, यहां पर भी थोड़ा हम रुके हैं, योजक चिन्ह अच्छा। अच्छा जो है वो आश्चर्य प्रकट कर रहा है। राजेश बोला अच्छा, है ना, हमारे भाव प्रकट कर रहा है। कैसे बोलते हैं, राजेश बोला अच्छा, तो यहाँ पर हमारे भाव खुशी वाले प्रकट कर रहे हैं। तो अच्छा के आगे हमने कौन सा चिन्ह लगा दिया, विस्मय सूचक। ठीक है, ये यहाँ प्रयोग किया गया अच्छा शब्द अपने आप में एक पूर्ण वाक्य हो गया। एक अच्छा बोलते ही समझ लो पूरा वाक्य हो गया। क्यों, क्योंकि उसको हम सुनकर समझ गए, है ना, कि वो क्या बोल रहा है। शब्द अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है जो सुनने वाले के मन की स्थिति को पूर्णतः व्यक्त कर रहा है। हमने जैसे आप बोलोगे मैम हमने अपना काम कर लिया, तो मैं अगर बोलूंगी अच्छा, बस आपको समझ में आया कि मुझे आपका काम अच्छा लगा, है ना। आपको समझ में आ गया ना मेरे ये बात बोलने से। Yes, ma'am. तो वो अच्छा शब्द अपने आप में ही एक पूरी बात को समझाने के लिए काफी होता है। अच्छा के बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। अच्छा के बाद अगर आपको मैं कह रही हूँ कि अपने आप में एक पूरा वाक्य सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो अच्छा के बाद हम एक पूर्ण विराम लगा देते हैं जब हमारा वाक्य खत्म होता है। तो लेकिन हम अच्छा शब्द के बाद पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि अच्छा जो है वो हमारा विस्मय प्रकट कर रहा है कि अच्छा, हमारे चेहरे का भाव आपने देखा ना हमारे अच्छा बोलते ही, तो वो हमारा विस्मय प्रकट कर रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि इन चिन्हों की सहायता से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है उचित रूप से कर पाते हैं। ऐसा ना करने पर अर्थ का अनर्थ बन जाता है। अगर हम इस तरह का काम ना करें, ये विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें, तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अतः विराम चिन्हों का उचित प्रयोग पर हमें ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब आया आपका चैप्टर का कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा, लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों आपके ध्यान देने योग्य कि विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का आशय स्पष्ट हो जाता है। जैसे अभी आपको ऊपर बताया, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, तो उससे हमारा जो है पूरा बात समझ में आ जाता है और उससे जो है हमारे अगर हम उसी चिन्हों का गलत प्रयोग कर रहे हैं तो अर्थ भी बदल जाता है। विराम चिन्हों के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं स्पष्ट होता। अगर मान लीजिए आपने विराम चिन्ह नहीं लगाया तो उसका सही अर्थ समझ में नहीं आता। जैसे आयुष आया है, ये एक सामान्य सूचना है। अब आपने कोई एक वाक्य सामान्य से बोला कि आयुष आया है, गीता आई है ना, तो आपने पूर्ण विराम लगा दिया, काम खत्म। अब अगर आपके आगे यहाँ पर लिख दिया आयुष आया है और यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या बन गया, आयुष आया है क्वेश्चन, हर्षित क्लास में है, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक बन गया। यही चीज देखो, आयुष आया है, आयुष आया है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, बस यही अंतर है। और दोनों के वाक्य में हमें समझ में अंतर आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर बोला जा रहा आयुष आया है, पूर्ण विराम लगा है, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आयुष आया है। यहाँ पर आयुष आया है के बाद प्रश्नवाचक लगा है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आयुष आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अर्थ रमेश आया है, अगर हमने यहाँ पर विस्मय सूचक लगा दिया तो आश्चर्य का भाव, अरे रमेश आया है, यह का मीनिंग यहाँ पर ये हो जाता है। तो देखा आपने, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय, इन विराम चिन्हों का प्रयोग से वाक्य का आशय ही पूरी तरह से बदल जाता है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह होते हैं। अब आप उन चिन्हों के बारे में आप देखिए कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, टोटल 7। पहला पूर्ण विराम, जहां पर हम वाक्य के खत्म होने पर एक पूर्ण विराम लगाते हैं।
दूसरा अल्प विराम, जहां पर हम छोटा कॉमा, जैसे अभी आपने रोको के आगे लगाया था छोटा सा, उसको हम अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम जो होता है, जैसे थोड़ी और बात बड़ी कहनी हो उसके बाद हम अर्ध विराम लगाते हैं, तो कॉमा के ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगाते हैं। उप विराम में जहां पर जैसे अतः, प्रातः, दुख के साथ हम दो बिंदु लगाते हैं, विसर्ग चिन्ह लगाते हैं, उसको हम उप विराम बोलते हैं, है ना। प्रश्न सूचक आप सबको मालूम है किस तरह से हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसमें आदि आपको मालूम है, एक पूर्ण विराम के नीचे एक छोटा सा डॉट लगाते हैं, और योजक जो होता है हमारा, दो बीच में छोटा सा डैश होता है। एक और भी होता है बेटा, उद्धरण चिन्ह होता है, उद्धरण, एक और 8वां भी आएगा उद्धरण चिन्ह। ये देखो आगे आया है ना, 8वें नंबर पर उद्धरण चिन्ह। इसके अंदर जो ये आपने देखा डबल इन्वर्टेड कामा है उद्धरण चिन्ह में, देखा आपने। इस उद्धरण चिन्ह का मतलब ये होता है कि किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों बोलना, उसको हम उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि भगत सिंह ने ये कहा था, भगत सिंह ने क्या कहा था, उनकी कही हुई बात को अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको इस तरह से डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। समझ में आया। अगर मान लीजिए आपकी माता जी बाजार गई हैं और आपसे कुछ कह के गई है कि पापा आए तो उनको ये बात बोल देना, तो जो उनकी कही हुई बात को आप ज्यों का त्यों किसी के आगे बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर, क्लियर, यस या नो। ओके, नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक, जब हम आप कोई भी एसएसटी पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, कोई भी ऐसे हेडिंग लिखते हो, कोई भी एक टॉपिक लिखना होता है, उसके आगे आप ये क्या छोटा सा डैश लगाते हो, फिर उसके बाद उसके बारे में लिखना शुरू करते हो, लिखते हो ना। कोई एक बड़ी हेडिंग लिख करके उसके आगे उसके बारे में, उसके आगे एक निर्देशन चिन्ह लगाते हो, फिर आप उसके बारे में लिखना शुरू करते हो, करते हो या नहीं, यस या नो। यस मैम। हाँ, उसको हम निर्देशन बोलते हैं। अब कोष्टक, कोष्टक क्या होता है, किसी चीज को ब्रैकेट में जैसे एक ही बात को दो अर्थ के रूप में लिखना हो अगर, तो हम वहां पर एक को ब्रैकेट बना देते हैं, इस तरह से कोष्टक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम नेहा है, और नेहा को हम घर में कुछ और नाम से भी बुलाते हैं, है ना। मान लो मैंने नेहा का घर का निक नेम नन्ही है, अब नेहा लिखने के बाद ब्रैकेट में नन्ही उर्फ नन्ही हो गया, है ना। इस तरह से उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे समझने के लिए। जो घर के कुछ खास लोग होते हैं, जब उनको बताया जाता है, उनको उनको स्कूल का नाम याद नहीं रहता, घर के नामों से वो ज्यादा जानते हैं, तो वहां पर अगर कुछ ऐसे कहते हैं तो ब्रैकेट, या और भी कोई ऐसे आपके सब्जेक्ट में कुछ ऐसा स्पेशल उसके बारे में बोलना हो तो आप उसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव आपको मालूम है, जैसे कि हम उसको शॉर्टकट कोई बोलते हैं, जैसे पंडित लिखना है, पंडित अगर लिखना है तो प के ऊपर बिंदु और प के सामने भी बिंदु लगाना पड़ता है। उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये बिंदु लगा है, यानी कि इसको पंडित बोल रहे हैं। ऐसे डॉक्टर लिखना होता है, ड के ऊपर आ की मात्रा, उसके आगे एक बिंदु इस तरह से गोला बना दिया छोटा सा, तो ये लाघव चिन्ह है। इसको हम, इसका मतलब डॉक्टर का फुल फॉर्म हो गया ये, ठीक है। तो अब इनके बारे में मैंने आपको क्लियर किया। अब एक एक चीज है, जैसे पूर्ण विराम, अब आप एक एक बच्चा जो है, इस सारे 11 पॉइंट है, आप सारे बच्चे पढ़ेंगे, एक एक बच्चा पढ़ेगा। चलो पढ़ो, स्टार्ट। पूर्ण विराम, नेहा पढ़ो पहला, नेहा पढ़िए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात एक भाव या विचार की पूर्णता पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, पूर्ण विराम उसके अंत में ही आता है। जैसे रमेश घर जाता है, आयुष नहीं पढ़ता है, जल्दी जाओ। यस, क्लियर हुआ आपको ये बात, है ना। इस तरह से वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट पढ़िए, आर्य सहगल पढ़िए, सेकंड अल्प विराम। अल्प विराम, यह चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। क, एक ही एक प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों का पदबंधों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे रमेश, अजीत, हरि, प्रणव, अमन, नमन, रमन आदि। ख, अब जैसे आप संबोधन के, हाँ बोलो 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 आप।
ख, संबोधन के बाद जैसे आयुष तुम इधर आओ, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ग, उद्धरण चिन्ह से पहले जैसे चाचा जी ने कहा, आज हम लाल किला देखने जाएंगे। घ, पत्र में अभिवादन लिखते समय, समापन के समय, पता लिखते समय तथा महीने की तारीख और वर्ष को अलग अलग करने के लिए जैसे पूज्य पिताजी, अभिवादन भव्य, अमन सिंह L524 पीतमपुरा 7 नवंबर 2016। इस तरह से देखा कि इस तरह से जब आपको इतनी सारी चीजें लिखनी होती, 4 चीजें लिखनी है, तो उनके बीच में हम इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अनन्या जैन नेक्स्ट। अर्धविराम सेमीकोलन, पूर्ण विराम और अल्पविराम के मध्य का चिन्ह अर्धविराम कहलाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम समय तथा अल्प विराम से अधिक रुकना पड़ता है। जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। मैं आपका पैसा चुका दूंगा, निश्चित रहिए। कब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच कोई योजन न हो तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह देर से उठा, नहाकर उसने नाश्ता किया, अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। देखा आपने, जैसे वो देर से उठा, उसके बाद थोड़ा सा रुके, नहाकर नाश्ता किया, नाश्ता किया के बाद हम थोड़ा ज्यादा रुके, तो उसके बाद बोले अपनी साइकिल। तो यहाँ पर देखो, देर से उठा के बाद अल्प विराम है, और यहाँ पर क्या है, अर्ध विराम है। जिसके बाद थोड़ा ज्यादा रुकना हुआ तो वहां पर अर्ध विराम लगा। यस। मिश्रित या फिर संयुक्त वाक्य में 2 विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उससे चाहता हूँ, वह मुझे नहीं चाहती। यस, ठीक है। तो अब इसी तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहां पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। और विस्मय बोधक में आप जब अपने आश्चर्य, भय, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं तो हम इस तरह से अरे, अरे, वाह, शाबाश, इस तरह का विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस तरह बच्चों संबोधन में भी संबोधन शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपस्थित महानुभाव, हम कहीं कुछ अपनी बात कहने जा रहे हैं तो इसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि आपने यह कार्य आरंभ किया है, यहाँ पर फिर आप यहाँ पर पूर्ण विराम लास्ट में करेंगे। तो ये आपका विस्मय सूचक चिन्ह कहलाता है।